हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थी वो पढ़ी थी। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है देखो। तो जीरो वेक्टर नाम से ही आपको पता है कि जीरो मतलब आपके पास एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा। लेकिन जो वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो जीरो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगी, सब हम इसके बात करेंगे। तो जीरो जो वेक्टर है उसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है जीरो होगा और डायरेक्शन इस वेक्टर की कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकती है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर which have zero magnitude and arbitrary direction। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जो डायरेक्शन है वो एनी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। ठीक है, फिर बात आती है कि हमें जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। नीड फॉर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों हमें पड़ी, इसका कॉन्सेप्ट जो है क्यों हम यूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए या जो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, तो वहाँ पर क्या है कि जो रिजल्ट कुछ हमारे वो इस तरीके से आते हैं जहाँ पर आपका जीरो वेक्टर की ज़रूरत होती है। कैसे, एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं। तो सपोज करें हम कि हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल है। क्लियर, तो दोनों इक्वल वेक्टर्स है। तो यदि हम इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करें, तो आपका आंसर क्या आएगा वो सोचने की बात है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं और दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर ले रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा। तो अगर हम दो इक्वल चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है। क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर्स हैं, तो अगर हम दोनों को वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें, अगर यहाँ पे सिर्फ जीरो लिखें तो ये आंसर आपका गलत होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो क्वांटिटी आपकी स्केलर नहीं होगी। तो जीरो यहाँ पे स्केलर है, जबकि हम सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स को कर रहे हैं, तो आपका आंसर वेक्टर में ही आना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनके अंदर हमारा जो आंसर है वो आपका जीरो वेक्टर आता है, इसलिए हमें यहाँ पे जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। चलिए, ओनली जीरो लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो। तो ये जीरो वेक्टर की जरूरत हमारे पास इसलिए है। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, यदि हम इफ वी एड जीरो वेक्टर इनटू ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर में यदि हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर में हमने ऐड किया जीरो वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा आपका। तो आंसर हमारे पास जो जिस वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को ऐड कर रहे हो वही वेक्टर आपका आंसर होगा। क्लियर, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वेक्टर को बाय ए रियल नंबर, किसी रियल नंबर से जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो आपके पास जीरो वेक्टर है, कोई रियल नंबर मान लो आपके पास जैसे लैम्डा है, लैम्डा कोई भी नंबर है रियल नंबर, तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर होगा।
तो जीरो वेक्टर की किसी से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। क्लियर? तो इस केस में हम सिर्फ जीरो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, जीरो वेक्टर लेंगे। थर्ड, यदि हम मल्टीप्लाई करें जीरो या मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर ए वेक्टर को बाय जीरो, जीरो से किसी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जीरो से मल्टीप्लाई करें हम ए वेक्टर को, इस केस में आंसर क्या आएगा, यहाँ ये जीरो है, जीरो वेक्टर नहीं है, तो हमने ए वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। क्लियर? तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि हम दो नंबर ले रहे हैं लैम्डा और म्यू, दोनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन है, मान लो लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करें ए वेक्टर से, म्यू को मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर से, तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ जो हमने ये कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन ओनली तभी होल्ड हो सकती है यदि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, जीरो वेक्टर। ठीक है, लैम्डा और म्यू दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं और ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो ये दोनों आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल एक ही कंडीशन में आ सकती है। कब? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जीरो वेक्टर हो। कैसे? अगर मान लो हमारे पास जो लैम्डा है, अगर ए वेक्टर आपका जीरो वेक्टर इज इक्वल टू म्यू, बी वेक्टर आपका जीरो वेक्टर, तो जो आंसर आएगा वो आपका जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी आ सकती है जब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जीरो वेक्टर हो। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टी है जीरो वेक्टर की। फिर इसमें हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जीरो वेक्टर की कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला, यदि हमारे पास इज एट रेस्ट देन या इज एट ओरिजिन then its position vector is zero vector। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ओरिजिन के ऊपर है तो उस केस में, अब जैसे हमारे पास हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए पोजीशन वेक्टर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो इस केस के लिए जो वेक्टर लिया जाएगा आपका उसकी पोजीशन को बताने के लिए, वो वेक्टर कौन सा होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्लियर? दूसरा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जो जीरो लोगे तो वो जीरो वेक्टर हमें लेना पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो क्या है, जीरो वेक्टर। क्लियर? तो ये आपका जो है जीरो वेक्टर क्या है, तो ज़रूरत हमें पड़ी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और एक तो हमने एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा, तो इतने इसमें आपको करना। क्लियर? तो ये आपका जीरो वेक्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, कोई आपका रियल नंबर है, ठीक है, कोई आपका जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किससे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपके पास कोई भी स्केलर है, कोई नंबर है या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? देखो, यदि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मान लो एक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सपोज करो इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए बाई 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं इस वेक्टर को, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा देन कोई दूसरा वेक्टर आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? बी वेक्टर क्या होगा? 2a वेक्टर। तो ये a वेक्टर हमारे पास है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो दूसरा वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका? जो आपका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन इस साइड में है, तो इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का मतलब आपके पास जो b वेक्टर होगा इतना तो आपका a के बराबर हो गया, इतनी ही लेंथ का आपके पास और आगे आ जाएगा, और ये जो है ये आपका बी वेक्टर है, किसके बराबर होगा? 2a वेक्टर, ठीक है। तो जो बी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो गया किसका? a वेक्टर का, और अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी क्या रहेगी? जो आपके पास a वेक्टर की, क्लियर। और यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर a वेक्टर को बाय -2 से, तो b वेक्टर क्या आएगा? -2a वेक्टर। हमारे पास एक a वेक्टर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे? -2 से। तो -2 से करेंगे हम, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा b वेक्टर वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन जो आपके पास b वेक्टर आएगा वो b वेक्टर a वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हमने पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया था तब जो डायरेक्शन थी a वेक्टर की और b वेक्टर की वो सेम थी, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो दूसरा वेक्टर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन पहले वेक्टर की क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट होगी तो किस तरीके से? तो ये a वेक्टर है, तो इसकी लेंथ का दुगना तो हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगी b वेक्टर की वो आपके पास क्या आ जाएगी? ये, ठीक है। तो ये हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरीके से जो है रिजल्ट मिलेगा। ओके, एक चीज़ और इसमें कि हमने किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की जो यूनिट होगी या डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सब वही होगा जो उस वेक्टर का है। जैसे मान लो ए वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर है या एक्सेलरेशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर से, तो जो आंसर आएगा उस आंसर की जो यूनिट आएगी या जो डायमेंशन आएगा वो आपके पास क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। जो उस वेक्टर का था, वेलोसिटी वेक्टर है उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी वेक्टर की जो यूनिट है वही आपके पास जो आंसर रिजल्ट है उसकी यूनिट आएगी, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है किसी वेक्टर के साथ करते हैं, एक वेक्टर की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के साथ, तो फिर वहाँ पर जो है यूनिट वगैरह
दोनों की मल्टीप्लाई होके आती है, तो वो हम करेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है एक वेक्टर का स्केलर के साथ। ओके, तो हम इसी में लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर एंड रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है आपका वो भी एक स्केलर ही है, तो स्केलर क्वांटिटी से हमने 2 लिया है, 2 जो आपके पास, तो और करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किया या -2 से, तो ये रिजल्ट आ गया। तो रियल नंबर जो आपका स्केलर भी है। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा एक स्केलर है जिसकी कुछ ना कुछ यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका क्या होगा, जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी जो यूनिट्स है, और जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी जो यूनिट्स है, दोनों की यूनिट्स मल्टीप्लाई होके आपका आंसर के अंदर लिखी जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है किसी भी वेक्टर का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो वेक्टर्स का एडिशन या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का एडिशन या कंपोजिशन क्या है? देखो, दो वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, उनका हम ऐड किस तरीके से करते हैं, तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका कहीं सरफेस पे रखा हुआ है, कोई बॉक्स हमने लिया है, ठीक है। इस बॉक्स को हम पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में किसी फोर्स के साथ। मान लो हमने F1 फोर्स के साथ इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, क्लियर? और एक फोर्स इधर लगा हुआ है F2। दो डायरेक्शन में दो फोर्सेस की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। F1 और F2 जो है आपके पास दो फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। रिजल्टेंट किधर होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये जो डायरेक्शन है ये इन दोनों के रिजल्टेंट की, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका जो है रिजल्टेंट, ये ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट आया है, ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के नेट इफेक्ट को दिखा रहा है। ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये वेक्टर इन दोनों के एडिशन को दिखा रहा है, इन दोनों की जो कंपोजिशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि वो रिजल्टेंट वेक्टर जो सेम इफेक्ट दिखाता है इसका, जब दो आपके पास इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, वो दोनों मिलकर जो रिजल्ट दिखाएंगे, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वेक्टर। दो वेक्टर का सम, इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो आपके पास ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये अकेला जो है आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इन दोनों के एडिशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। क्या इसकी स्टेटमेंट है वो लिख देता हूं मैं एक बार इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, द रिजल्टेंट ऑफ
टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर। दो या दो से ज्यादा जो वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट, जैसे हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिए हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर वुड प्रोड्यूस। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये उतना ही इफेक्ट दिखाएगा अगर मान लो हम इन दोनों वेक्टर्स को हटाकर अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आया है आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू f1 प्लस f2, अगर ये हमने सिंगल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर हमने ये ले लिया तो ये अकेला वेक्टर भी उतना ही इफेक्ट दिखाएगा जितना कि ये दोनों वेक्टर्स मिलकर दिखाते हैं। f1 और f2 जो दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जितना इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे उतना ही इफेक्ट ये जो सिंगल वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो सिंगल वेक्टर है ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, सम होगा। तो ये है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर्स है उनका एडिशन सिंपल वे में होता नहीं है, जैसे हम एल्जेब्रिक एडिशन लेते हैं उस तरीके से नहीं होता है। इनके एडिशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, उन रूल्स का हम डिस्कस करेंगे, उनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि जो इसको ऐड करने के जो 3 रूल्स हैं, वेक्टर एडिशन जो है आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 3 टाइप के जो एडिशन होते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यहाँ तक इसमें करना है, क्लियर। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का पहला जो आपके पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, किस तरीके से उसको हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में आपका आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और फिर आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपल वे में जो है आपका जो वेक्टर एडिशन नहीं होता है उसके लिए स्पेशल जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये नोट करना।